हाय एवरीवन। तो आइए आज मैं आप लोग के साथ हिस्ट्री करेंगे 6 क्लास का SCRT। ठीक है, देखिए 6 क्लास से शुरू करते हैं और आपको कम से कम 10th क्लास तक का करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 6 क्लास का SCRT। ठीक है, आप कहेंगे NCRT पढ़ना है, SCRT देखिए पहले आप SCRT पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बिहार से सारे क्वेश्चंस, बिहार के एग्जाम हैं, कह सकते हैं BPSC ज़्यादातर बिहार से ही पूछता है। ठीक है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा और स्कूल में भी आपको यही बुक्स पढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या होगी, आपको 6 क्लास के हैं, आप कहेंगे कि आप इसमें बुक्स पढ़ाएंगे आप हमें या आप मुझे थ्योरी देंगे, तो देखिए सारा चीज़, देखिए कॉन्सेप्ट लिया, इसमें क्या पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है, सारा चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, आपको कितना नोट्स बनाना है, क्या करना है, या हम आपको नोट्स बना देंगे, सारे बात कवर करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि SCRT है ये, और ये आपको देखें ये दो चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर में कुछ नहीं है, इसीलिए जो चीज़ इम्पोर्टेंस नहीं है उस चीज़ को हम यहाँ पर आपको नहीं देंगे। आपको क्या नहीं पढ़ना है, एकदम सचेटल जो पढ़ना है वही लेना है। ठीक है, क्या नहीं पढ़ना है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेफालतू का आपको एक बोझा दे दे और आपको पता चला ये पढ़ना है ये पढ़ना है, तो पर भी क्या हो जाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग को यहाँ पर क्या है, जितना पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट है उतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, दूसरे चैप्टर का नाम क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपका मैंने सारा जितना इम्पोर्टेंस है मैंने बुक में एक एक चीज़ लिख दिया है। क्या आपको याद करना है, तो आप बुक उठाइए, बुक आपको खरीदना ही, और बिना बुक का आप कहेंगे कितना भी नॉलेज ले लेंगे वो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। बुक लीजिए, आप यहाँ से टिक कर लीजिए, जो मैंने टिक किया बस उतना ही पढ़ना है आपको, इससे कुछ नहीं है, इससे आगे कुछ नहीं। आपको देखिए थोड़ा थोड़ा से यहाँ पे कितना ईस्वी कौन शताब्दी है, सारा चीज़ मैंने जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंस है वहाँ से वहाँ आप कहेंगे कि बुक फ्रेश नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बुक दिखाने बस लाया है आप लोग को। जब बुक से पढ़ाएंगे तब उस टाइम फ्रेश लगेगा। देखिए क्या क्या भीड़ भीड़ इम्पोर्टेंस है, सारा चीज़ हमने इस तरह से आपको समरी करके लिख दिया है, आपको बस इतना ही पढ़ना होगा। क्या कौन है साहब, देखिए उपमहाद्वीप के उत्तर भारत में गारो, खासी, जयंती, मिस्री नाग पहाड़ियों में, ये आपको हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो NCRT का महत्व क्या है, SCRT का महत्व क्या है, इस बुक से आपको पता चलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसी तरह से सारे चीज़ जो भी है आपको 5-6 चैप्टर का होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, मैंने एक एक क्वेश्चन आंसर को बना दिया, क्वेश्चन आंसर के साथ विश्लेषण भी कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है देख लिए, ये सारा बुक है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करके रख दिया है। अब देखिए मेन जो आप लोगों को मैंने बताने के लिए यहाँ पर लाया है वो देखिए आप लोग के लिए मैंने एक नोट्स बनाया है। ठीक है, जो सारे कहेंगे नोट्स ये है आप लोगों के लिए, जो इसमें जितना सारा है कह सकते हैं कि जो आपने 6 चैप्टर में जो पढ़ा है अतीत से वर्तमान, जिसमें सेकेंड चैप्टर जो है कब, कहाँ और कैसे, ये सेकेंड चैप्टर जो है इसमें A to Z पॉइंट का लिख दिया गया है। तो अब इस तरह नोट्स चाहते हैं या बुक में चाहते तो ये हमें अब बता देंगे। इससे बाहर देखिए जो बुक में उतना ही पढ़ना है, डिटेल्स तो सब पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी टीचर आप लिए होंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन वहाँ डिटेल्स आपको करवा ही रहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, बुक को समझाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं कहीं स्टार्ट के मैं आपको नोट्स देकर पूरी तरह से भाग जाए, बुक पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको जो बुक से रियलिटी नॉलेज होगा वो कहीं नहीं होगा। ठीक है, देखिए किस तरह से सारा नोट्स बना हुआ है। ठीक है, इतिहास का 3 कालखंड होता है, मेन पॉइंट ज़्यादा हमें नहीं देखना है, जो देखना है मेन पॉइंट के 3 कालखंड में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन का क्या हो जाता है, आपको 0 कह सकते हैं, जो इतना तक का है। ठीक है, 0 से लेकर 700 ईस्वी तक है। ठीक है, और मध्य का क्या है 750 से लेकर 1700, और यहाँ पे क्या है 18वीं शताब्दी में ये तक है। ठीक है, यहाँ तक है, लास्टेड है। और ये प्रारंभ आरंभ मतलब जो आधुनिक होता है ये प्रारंभ होता है 18वीं शताब्दी से। ठीक है, तो इसी तरह से आपको देख नॉर्मल क्वेश्चंस रहेगा। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, नई प्रशासनिक व्यवस्था बीच, मतलब जिस तरह से विदेशियों की व्यवस्था या देश में लाकर आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे, इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे ठीक है, जो प्रशासनिक व्यवस्था जो विदेशियों के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, जो हमारे देश में आर्थिक संसाधनों को प्राप्त करना चाहते थे वो व्यवस्था, तो ये आप याद रख लेंगे इस तरह से। इसके बाद कहते हैं उपनिवेशवाद, जो मतलब 19वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध में, मतलब उत्तरार्ध मतलब क्या होता है, ये सब ध्यान रखना। उत्तरार्ध मतलब बाद में भारत के किस औपनिवेशिक के सत्ता के विरुद्ध आंदोलन सक्रिय था हुआ। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चंस बनता है, तो ये आप याद रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध में आंदोलन सक्रिय हुआ था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि सन 1947 में भारत में आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना।
ठीक है। तो इसी तरह से मैंने सारा नोट्स आप लोग को बना दिए हैं। देखिए इस तरह से नोट्स बनाए हुए हैं। देखिए आपको ये फर्स्ट चैप्टर का इसी तरह से है, आपको बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना इंपॉर्टेंस है उतना मैं करवा के देंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा नोट्स समरी रहेगा। बुक में क्या क्या पढ़ना है बुक तो हम दिखाएंगे ही आपको, ठीक है। क्योंकि बुक में अगर मैं नोट्स नहीं भी बनाते तो बुक अगर आपको बता दे कि इस तरह से आपको टिक लगा के याद कर लेना है, क्या आप लोग को इस तरह से टिक लगा के याद कर लेना है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस। जैसे कि देखिए इतिहास को कालखंड में बांटा गया है, ठीक है। इतिहास को कट गया, 3 कालखंड में बांटा गया, ठीक है। सामान्यतः 3 कालखंड में निर्धारित की जाती है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। सिंपल सा बात हम बुक में ही रट लेंगे, क्यों हम उतना झंझट करेंगे। कहते हैं आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, जब अंग्रेज का काल में, ठीक है। तो इसे आप याद रख लेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा बात जो है यहाँ पर देखिए, दुर्भाग्यवश नई प्रशासनिक विदेशियों में स्थापित की गई जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों को लाभ प्राप्त करना चाहते इस व्यवस्था को उपनिवेश व्यवस्था। तो सिंपल सा बात ये हम आपको बुक में दिखाए या हम लिखे, सब एक ही है, ठीक है। तो आपको बुक में ज़्यादा बेटर लगेगा, आप ताकि लगेगा आपको कि हमने बुक पढ़ा है। तो इसी तरह से आपको 5 चैप्टर 6 चैप्टर जितना चैप्टर आप कहेंगे एक दिन में ख़त्म करेंगे, लेकिन बुक से मटेरियल बना के फिर आपको लगेगा कंप्यूटराइज चीज़ कि मेरे पास PDF है पढ़ने, इसीलिए आप नॉलेज लीजिए, ठीक है। तो मैं आप लोग को इसी तरह से पढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए हम एक बार 6 क्लास का एक बार इसे समरी देख लेते हैं, ठीक है। तो शुरू से हम लोग देखेंगे, शुरू से देखिए बुक में ही देखेंगे, अच्छा लगेगा। तो शुरू में सिर्फ क्या है, इतिहास में 3 कालखंड बांटा है। 3 कालखंड में कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। 8वीं शताब्दी मध्य जो है इतना शुरू हुआ था, तो आपको पूछेगा तो आपको देखिए सारा चीज़ जो है ना वो डिटेल में आगे आगे होते जाएगा। बस यहाँ पर आपको एक तरह से नज़रिया दिखा दिया गया है कि हिस्ट्री में इस तरह से प्रारंभ होगा, धीरे 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 आपको इतना पढ़ना है। सब तो आपको 3 ही कालखंड में इतिहास को बांट के पढ़ लेना है, लेकिन इसी को विस्तार होते जाता है। तो बस एक नज़र आप देखते जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो देख लिया हमने आधुनिक काल में, जो आधुनिक काल है जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बाद हुआ, ठीक है। तो ये जो आपको अंग्रेज का समय काल था, तो ये इंपॉर्टेंस हो गया, इसको आप याद रख लेंगे। दूसरा है कि ये उपनिवेशवाद याद रख लेंगे। तीसरा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में उपनिवेशिक सत्ता का विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ था। तो आपको कहेगा किस शताब्दी में जो राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ था औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध में, तो आप क्या कहेंगे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, बस आपको देखना होगा, ठीक है। तो सन 1947 में भारत की आज़ादी मिली और नया संविधान बना। तो बच्चों देखिए इसी तरह को आपको हम पढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिट है, तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बच्चों को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए ये पुस्तक से लिखी हुई पांडुलिपि के मतलब कोई भी पुस्तक को हाथ से लिखने के लिए पांडुलिपि कही जाती है, ठीक है। ये पांडुलिपि ताम्रपत्र और भोजपत्रों पर लिखी जाती है। तो आपको पूछ दिया जाएगा कि पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है, पांडुलिपि क्या होता है। तो हाथ से जो पुस्तकें लिखी जाती है, कुछ भी लिखा जाता है, जिस तरह से देखिए तारपत्रों पर लिखी गई पांडुलिपि, अभिलेख जो हाथों चट्टानों पे जिस तरह से, जैसे आपको बता दें खुदाबख्श लाइब्रेरी, ठीक है, जो पालीगंज में स्थित है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आपके सामने जो पॉइंट्स लगा हुआ है खुदाबख्श लाइब्रेरी। तो ये सब आपको देखिए ये सब पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ है जो आपको है, ठीक है। तो हम बस आज दिखाने के लिए आप लोग बताएं कि आप इस तरह से पढ़ना चाहेंगे। बाद में 7 क्लास का हमने बुक्स ही पढ़ाए हैं, ठीक है। आप लोग जाकर वहाँ पे देख लेंगे, प्लेलिस्ट में सारा चीज़ बना हुआ है। आप BPSC का प्रैक्टिस सेट मारेंगे या आप BPSC का बुक्स पढ़ेंगे, जो भी होगा, या सीटेड है या अदर कंपटीशन, सभी के लिए वीडियो बनता है। तो आपको जो भी अच्छा लगेगा आप कर सकते हैं, सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप याद रख लेंगे थोड़ा सा कि डॉक्टर स्पूनर ने पटना का कुम्हरा राजस्थान में खुदाई के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल स्तंभ निकाले हैं, ठीक है। इस खुदाई के सोने बैल के टुकड़े प्राप्त हुए, जिससे मगध साम्राज्य की समृद्धि भव्यता पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। इस तरह से बात है हुआ है। तो आपको बस एक बार पढ़ लेना, हमें नहीं लगता जैसे जैसे आगे जितना ज़्यादा आपको होगा मैं आपको करवाते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जब मनुष्य को पौधा जिंदा होते तब उसकी मात्रा वायुमंडल कार्बन इसी रेडियो के मारने से बाद में खो देता है। इस रेडियो जो आपको जो मतलब पढ़ना रहता है, कार्बन 14 जो आपको देखना रहता है, जिससे पता चलता है कि कितना पुरानी चीज़ है। इसी से पता चलता है जितना इस समय के बाद जितना घटते जाएगा उससे पता चलेगा इतना वर्ष का वो मतलब पहले का है। तो इसी तरह से होता है। बस आपको कहीं AD BC यहाँ पर समझाया गया है कि ईसा पूर्व कब होगा, मतलब ईस्वी कब होगा। तो देखिए जब आपको जन्म के लिए इसका जन्म लिया था, तो जब से मतलब विक्रम संवत का शक संवत के आधार पर जो ये पर होती थी, जिसकी लेकिन विश्व के एक मानक रूप में तिथियां गणना के लिए ईसा मसीह का जन्म के, ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि की जाती है, उसी का जन्म को 0 मानकर उससे पहले का ईसा पूर्व हो गया, उसके बाद का ईस्वी हो गया। तो इसी तरह से कुछ इसमें नहीं है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आपको, तो इसे ध्यान रखना है। इसके बाद भौगोलिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक
दृष्टिकोण से भारत में मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। कहते हैं कि ये चीज़ आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है, आप इसे नोट कर लेंगे। आप खुद नोट्स बनाइए, फिर उसका अलग मज़ा, हम आपको दे देंगे वो पढ़ेंगे आप कभी नहीं। आप नोट्स बनाइए, आप अच्छे से बनाएंगे, ताकि आपको जो भी सही लगेगा बस आपको हम लिखवा देंगे क्या क्या आपको इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस आपके लिए कि उपमहाद्वीप में उत्तर पूर्व में गारो खासी जयंतिया मेघालय में मिलती है। यहाँ सबसे ज़्यादा भारी मतलब जो होता है वर्षा होता है। मेघालय में क्या होता है, सबसे भारी वर्षा होता है। तो गारो खासी जयंती क्या होगा आपको, मेघालय, ठीक है, जिसके मिस्री और नाग पहाड़ियाँ है, ठीक है। इसी तरह याद रखना पड़ेगा आपको। अदर जो क्वेश्चंस आता है यहाँ पर हम जोड़ देते हैं आप लोग के साथ, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि भारत उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा, ठीक है। विंध्य पर मतलब जो ब्रह्मगिरी है, विंध्याचल पर्वत के एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है। विंध्याचल पर्वत जो है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर तो ये दे दिया विंध्य पर्वत के, लेकिन ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो यही होता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को समझना। तो आप लोग को इसी तरह से समझाएंगे हम, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहे हो कि किस तरह से आप लोग को पढ़ना है। तो ठीक है, इसके बाद विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम गंगा की उसकी सहायक होगी। मतलब मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व कौन है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इसी तरह एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है, आप मैप रखिए, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। बताइए इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको नहीं समझ में, क्योंकि अपने से मैंने खुद स्टडी किया है बुक पे, तो आपको वो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत किया हुआ चीज़ आपको आसान लगेगा। यही मैं आपको नोट्स बना कर दे दूँ, मान लीजिए टाइपिंग करके दे दूँ, वो मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं टाइपिंग करूँगा, जस्ट आपको डिस्कशन कर देंगे। लेकिन आपके लिए क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह नजर आएगा जिस तरह आपने क्या करते इकट्ठे कर करके बुक रखे हैं। बुक से देखिए तब आपको रियलिटी नॉलेज आएगा, ठीक है। कहते उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण के क्षेत्र में प्राचीन काल के मगध के नाम से जाना जाता है। इसको आप याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंस है। तो गंगा नदी के दक्षिण में मगध पड़ता है, ठीक है, ये भी आप याद रख लेंगे। इसके बाद कहते भौगोलिक मतलब नदी पहाड़ी इत्यादि भौगोलिक रेखा रूप जो कहते हैं, जिसमें क्या कहता है आपको नदी पहाड़ी जो भी है ना, एक एक चीज़ को पॉइंट ताकि आपको समझ में ऐसा नहीं आए तो उसको मैंने नोट कर दिया है, ठीक है। क्योंकि नोट करने के बाद ये लगेगा कि आपको कोई वर्ड ऐसा नहीं, टीचर पढ़ाएंगे या कोई पढ़ाएंगे तो आपको क्या लगेगा, इस तरह से शब्द को पढ़ देंगे, लेकिन आपको कोई बताने आएगा कि भौगोलिक का मतलब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि बीपीएससी के एग्जाम टीचर वाले में कौन दे रहे, जो पढ़ाई लिखाई एक तरह से समझिए कि हल्का फुल्का कर रहे थे, ठीक है। तो लगभग हमको लगता है 50% तो ऐसे ही बच्चा होंगे जो हल्का फुल्का पढ़ के जैसे तैसे पास हुआ होगा। तो उसको देने के लिए बातों को समझना पड़ेगा कि भौगोलिक क्या है। तो नदी पहाड़ी जिसमें जितना चीज़ भौगोलिक मतलब होता है वो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि उत्तर महाद्वीप भारत लोग में खैबर बोलन और गोमल के रास्ते भारत में इन सभी आया था, ठीक है। इन रास्ते से मतलब भारत आए हुए थे, ठीक है। भारत उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी इस रास्ते से आए, तो आपको पूछ दिया जाएगा, हो सकता है। तो इसी तरह आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट सिंधु देश का नाम मतलब देश का नाम के पूर्व में इंडिया था, ठीक है। देश के मतलब के पूर्व में इंडिया जैसे सिंधु घाटी से बना था, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है बच्चों कि हम अपने देश के लिए प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों को प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जो संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। सिंधु क्या है, इंडस से निकला है, ठीक है, जिसमें मतलब इंडस से इंडिया निकल गया। लगभग 25 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर होने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, ठीक है, हिंदोस अथवा इंडोस कहा जाता था। इस नदी के ऊपर मतलब जिस तरह का नाम लिया जाता था, इसी तरह से सुधार कर हिंदोस का मतलब हिंदुस्तान कर दिया, इंडोस का मतलब इंडिया, ठीक है। तो नदी के पूर्व में भूमि स्थित था। तो इस तरह से ये बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। ये चीज़ डायरेक्ट आपको कोई नहीं, डायरेक्ट देगा आपको क्या कि देखिए इंडिया से नाम इंडिया, लेकिन किस तरह रखा गया वो बुक में ही आपको मिलेगा। इसीलिए बुक बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना होगा। तो देश का नाम भारत के नाम पर समूह के नाम पर पड़ा है, जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में रहते हैं, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है, जो 1500 ईसा पूर्व में लगभग, ठीक है। तो देखिए वेद भी आपको पढ़ना था, एक एक चैप्टर में सारा चीज हम करेंगे डिस्कशन। इसमें इतना ही था, देखिए बेसिक नॉलेज, आपको हेडेक लेके नहीं पढ़ना है, हमेशा याद रखेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं मनुष्य पशु और पौधों के अवशेष को प्राण चिंतन के निर्धारण किस विधि से किया जाता है, तो कार्बन 14 की विधि से। कितना पुराना चीज़ है इसे पता करता है। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर कितना पुराना चीज़ है ये पता करता है इससे, ठीक है। और कार्बन 40 पद्धति, तो इससे पता चलता है, ठीक है। दूसरा कहते उत्तर भारत के दक्षिण भारत का कौन सा, अभी हम आपको बताए थे कि उत्तर भारत के दक्षिण भारत में कौन सा पर्वत अलग करती है, ठीक है। तो क्या है, विंध्य पर्वत, जो विंध्याचल पर्वत, क्योंकि जो एमपी में है, ठीक है। अभी हम आपको डिस्कशन करवाए थे। तो इसी तरह का क्वेश्चंस रहेगा, याद रखिएगा आप।
तीसरा क्वेश्चन, तो चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से कोलडीवा से मिला था। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, आपको पूछेगा, 100% पूछेगा, ठीक है। कहते ये विंध्याचल पर्वत के आसपास था, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान को भरे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको रहेंगे। कहते हैं क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुआ, तो मगध क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। कहते भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को 2 भागों में विभाजित किया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। यहाँ तो बस 2 भाग, लेकिन 2 भाग कौन है, तो उत्तर भारत दक्षिण। मैंने एक एक चीज़ को डिस्कशन करके लिखा है, ठीक है। तो डॉक्टर स्पूर्नर कुम्हार के नाम का स्थान कौन खुदवाई कराया था, डॉक्टर स्पूर्नर ने। बताइए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा उसमें, नहीं बनेगा। तो इसीलिए बुक पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं से हुआ था, ठीक है। कहते हो विंध्य में आपको दक्षिण में स्थित ब्रह्मगिरी की क्षेत्र से वहाँ पर संस्कृति मिली थी। बताइए बच्चों, आप ही बताइए, इससे बेस्ट क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेगा। इसी तरह से आपको मिलान चिन्ह है, इसी तरह से आप अध्ययन करेंगे तो आपको अध्ययन करने वाला चीज़ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग ऑब्जेक्टिव नहीं, सब ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से आपको मैं आज बताना चाहते थे कि इस तरह से आपको हम पढ़ाएंगे, आपको आई होप अच्छा लगा। नोट से हमें ज़्यादा बेस्ट लगता है कि हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे बुक से, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकेंगे, ठीक है।